सवाल उनका ये होता है कि क्या हम इस एक्सपीरियंस के साथ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या करें तो हमें रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं भी चाहिए और आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे जो टॉप पे डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो जॉब पे आते हैं, उनको मिल भी जाती है। उन जिनकी एज 30 और 40 के दरमियान है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके जो ऑप्शन है वो ख़त्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे इमिग्रेशन के, मूविंग टू अदर कंट्रीज। पाथवे ही कपल के थ्रू बनता है, यानी कि स्टडी पाथवे तो है, लेकिन अगर आप अपने वाइफ के थ्रू, यानी कि वाइफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट आपकी बनती हैं, तो आप उसके थ्रू जो है वो आ सकते हैं, पूरी फैमिली और आप भी। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा है, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि थोड़ी कम फीस भी है। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं, जो कि आप भी हो सकते हैं, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूजीलैंड अगर हमें अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस होगा, कहाँ से स्टार्ट करें और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं और कौन सा पाथवे हम ले सकते हैं। अब उसके अंदर दो पॉसिबल पाथवे है, एक जॉब ऑप्शन है और एक जो है वो स्टडी पाथवे है। तो दोनों ऑप्शंस को मैंने अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं कुछ पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा और उसके अंदर मेन क्वेश्चन जो है ये है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस आपको कितना चाहिए होगा, या आप अगर स्टडी पाथवे ले रहे हैं तो क्वालिफिकेशन कौन कौन सी पॉसिबल क्वालिफिकेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं एडमिशन, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो इफ़ देन बट एल्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, उसको हम जो है वो क्विकली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा और अगर चैनल नहीं मेरा सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जॉब ऑप्शन को ले लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं प्रोफेशनल्स के, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, टीचर्स हैं, जो कि ऑलरेडी इस रोल के अंदर पाकिस्तान या इंडिया या मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं और उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, प्रोफाइल भी अच्छी होती है। लेकिन उनको प्रॉब्लम एक ये होता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो हमारी क्वालिफिकेशन है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यानी कि हम इस एक्सपीरियंस के साथ अगर जॉब अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो उसके अंदर जो है वो मैं 2-3 ऑक्यूपेशन को, रोल को मैं डिफाइन करता हूँ बेस्ड ऑन कि जिनकी ज़्यादा क्वेरीज आती है। एक तो टीचर्स की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि तकरीबन फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का, आप पाकिस्तान में, इंडिया में किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या किंडरगार्टन के अंदर या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। तो अब उनको ये सवाल उनका ये होता है कि क्या हम इस एक्सपीरियंस के साथ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या करें तो हमें रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा और प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, उस पर मैंने वैसे तो डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं जो है वो उसको क्विकली थॉरो कर लेता हूँ। न्यूजीलैंड के अंदर कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, उसके बगैर जो है वो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो हम टीचिंग ले लेते हैं। टीचिंग कोई भी, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, किंडरगार्टन हो, इसकी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स की भी है, डॉक्टर का भी एक अलग से असेसमेंट होता है, डिटेल असेसमेंट एग्जाम कह लें आप, NZREX के नाम से, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। फार्मासिस्ट की रिसेंटली मैंने बनाई है कि अगर आप फार्मासिस्ट से एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर है तो उसकी भी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। इसलिए इसके अलावा ट्रेडी जो है या आपके फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो हैं, उस केस में फिजियोथेरेपी में मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ लोग हैं जो मैं इनको जानता हूँ कि जिनका जो है वो एक्सपीरियंस काउंट हुआ है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग ऐसी थी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती। तो इन शॉर्ट अगर इसको हम समराइज करें तो ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन है, हम इंजीनियरिंग उसको हटा देते हैं
तो उसके अंदर आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के अंदर भी है कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, अगर आप इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर आपका डिज़ाइनिंग का काम है तो, या इंजीनियरिंग का काम है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन से EWR भी कहते हैं, वो लेने पड़ेगा। लेकिन अगर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उस फील्ड में काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं। तो जॉब के हवाले से यही है कि पहले तो आप अपनी देखें, इसलिए कि हर एक का केस डिफरेंट है, तो रोल भी डिफरेंट है, तो रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से डिफरेंट है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं भी चाहिए और आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे जो टॉप पे IT है। मोस्ट ऑफ द IT जॉब्स के अंदर कोई आपको लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती और आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग बात यह है कि करंटली जो है वो जॉब मार्केट बहुत अच्छी नहीं है न्यूजीलैंड की, तो इस वजह से चांसेस इतने ब्राइट नहीं है। बट अगेन मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें। सीख जो वेबसाइट है seek.co.nz, उसके ऊपर जाइए, लिंक्डइन के ऊपर जाइए, जो आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं रेप्यूटेबल, उनका मैं लिंक जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज देखें, आप अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत शॉर्ट विंडो होती है, स्मॉल विंडो होती है, और अपने सारे ऑप्शन जो है वो ट्राई करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब पे आते हैं, उनको मिल भी जाती है। अब हम स्टडी की बात कर लेते हैं। स्टडी के लिए मैं पूरी तो इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखते हैं जहाँ तक हम इसको कवर कर पाएँ। अब स्टडी के अंदर जो है वो पाथवे मैं कपल्स के लिए कहता हूँ, वो इस वजह से कि जिनकी एज 30 और 40 के दरमियान है, इसलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके जो ऑप्शन है वो ख़त्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे इमिग्रेशन के, मूविंग टू अदर कंट्रीज़। तो इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस, ये मेरी ज़्यादा वीडियोस कपल्स के ऊपर होती हैं जिनकी एज 2 बच्चे हैं या एज 30-40 के दरमियान है। और कपल्स में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें पाथवे ही कपल के थ्रू बनता है, यानी कि स्टडी पाथवे तो है, लेकिन अगर आप अपने वाइफ के थ्रू, यानी कि वाइफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट आपकी बनती हैं, तो आप उसके थ्रू जो है वो आ सकते हैं, पूरी फैमिली और आप भी। इसलिए कि फिर आपको ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा, तो आप जो है वो डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो फील्ड है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर है, तो डायरेक्ट आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा है, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि थोड़ी कम फीस भी है। अगर आप मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फ़ीस कदरे कम है। या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस भी कम है। बट उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रा हैं। मास्टर्स करने के बाद आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, इसलिए कि जितनी अच्छी, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप ज़्यादा अपने स्टे को सिक्योर कर सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपको 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं वो तकरीबन बराबर ही हैं, यानी कि बच्चों की पढ़ाई, वो आपके बच्चे 13 ईयर तक यहाँ पढ़ सकते हैं, और ओपन वर्क वीज़ा आपके हस्बैंड को, दोनों को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये पाथवे ले रहे हैं, हम कुछ क्लाइंट के साथ काम भी कर रहे हैं इसी पाथवे पे कि वाइफ जो है वो मास्टर या PGD के अंदर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और उसके अंदर जो है वो फिर कंटिन्यू करते हैं, और वो साथ में पूरी फैमिली यहाँ पे मूव होती है। अब इसमें अगर हम फाइनेंस की बात कर लें, तो मैं न्यूजीलैंड डॉलर में बताऊंगा, आप उसको फिर कन्वर्ट कर लेगा, इसलिए कि जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन है वो न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर ही रिक्वायरमेंट वो मांगते हैं, इसलिए कि कन्वर्जन की वजह से जो है वो करेंसी का चेंज हो सकता है। तो एक तो आपके पास 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कोर्स की, अगर वो PGD है वो, या अगर मास्टर है, मास्टर में 1.5 साल का और 1 साल का दोनों होता है। अब इसमें क्वेश्चन एक ये होता है कि हमें वीज़ा 1.5 साल का मिलेगा या 1 साल का। तो स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि जितनी की फ़ीस आप जमा कराएंगे आपको वीज़ा उतने का मिलेगा।
अगर 1 साल की कराएंगे तो 1 साल का वीज़ा मिलेगा, 1.5 साल की कराएंगे तो 1.5 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। कुछ लोग प्रेफर करते हैं 1 साल का, कुछ 1.5 साल के लिए प्रेफर करते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स का प्लस प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर 1 ईयर एक्सपेंस के लिए कवर करने के लिए, और ईच स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर प्लस 800 न्यूजीलैंड डॉलर आप जो है वो लगा लें इंश्योरेंस के, और 2,500 न्यूजीलैंड डॉलर रिटर्न टिकट कर लें आप फैमिली का। तो ये मिनिमम आपके पास फंड्स होने चाहिए अकाउंट्स के अंदर, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। और फंड्स की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, कौन से फंड्स एक्सेप्टेबल हैं कौन से नहीं हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि आपकी स्टेटमेंट में कोई बड़ी अमाउंट आप डंप ना करना विद इन 3 मंथ्स, और इसके अलावा जितनी भी आप अमाउंट डिपॉजिट हैं वो उनकी एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो उस बारे में आपसे पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या था। क्वालिफिकेशन हमने कवर कर ली, फाइनेंस हमने कवर कर ली। आइल्स मास्टर पीजीडी दोनों में आइल्स जो है वो 6.5 मिनिमम होता है, और ओवरऑल मिनिमम 6 जो है वो ईच बैंड। पीटीई भी जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, वो आप जो है वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की। कुछ लोग आइल्स नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप पीटी दे सकते हैं। पीटी थोड़ा सा कदरे आसान है। टाइम की बात कर लेते हैं हम कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। देखें, एडमिशन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, आपकी आइल्स है, आपके फाइनेंस वगैरह हैं, तो फाइनेंस तो खैर वीज़े पे आएगा, तो एडमिशन तो आपका तकरीबन जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा अगर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ऑफर लेटर। और उसके बाद जो है वो वीज़ा के लिए रखें आप 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स आप रखें, इसलिए कि उसके लिए आपको थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी में वीज़ा अप्लाई कर लें, इसलिए कि ये वन टाइम ऑप्शन होता है, वन टाइम चांस मिलता है। अगर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो ये आपके फ्यूचर के अंदर भी कोई भी आप एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन की हो चाहे वो स्टडी की हो, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो वीज़े के लिए 3 मंथ्स रखें मिनिमम, एडमिशन के लिए 1 मंथ, तो 4 to 5 मंथ्स का ये प्रोसेस है, जिसको अगर आप लग के करेंगे तो ये आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो हमारी टीम है वो आपके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकती है। हम 1-to-1 जो है वो ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल के अंदर। तो चलें मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।